नमस्ते। आज हम पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्व रूप संधि में क्या परिवर्तन होता है। पूर्व रूप संधि अर्थात पूर्व के जैसा ही रूप हो जाना। पूर्व माने पहला, अर्थात जो पहले वाला जो स्वर है उसी के जैसा रूप धारण कर लेना, ये पूर्व रूप का अर्थ है। सूत्र है एंग पदांतात अति। पदांतात पद के अंत में एंग है तो उस एंग को अति ए, जो ए है उसका एंग के समान ही रूप हो जाएगा। तो इस संधि में यही परिभाषा ने कहा है कि शब्द के अंत में ए या ओ होने पर, भाई कोई भी ऐसा शब्द है जिसके अंत में ए या ओ है और उसके बाद में ए है, ठीक है। यहाँ जैसे पहले शब्द के अंत में ए है या ओ है और बाद में ए है, तो ये क्या होगा, बाद में ए हो तो ए को पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात पूर्व रूप में क्या कौन है, ए या ओ है, तो उस ए को पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात वो ए या तो ए के साथ मिलेगा तो ए जैसा हो जाएगा, वो ए ओ में मिलेगा तो ओ जैसा हो जाएगा। यानी कि वो जो पूर्व में जो स्वर है ए या ओ, वो जिसमें भी मिलेगा उन्हीं के जैसा हो जाएगा। यही परिवर्तन होगा उसमें, और उस ए के स्थान पर अवग्र चिन्ह आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है ए या ओ जैसा रूप। पूर्व माने पूर्व रूप माने पूर्व में ए है तो ए जैसा, ओ है तो ओ जैसा बन जाएगा क्या, ए। इसे पूर्व संधि कहते हैं। इस संधि में ए हटा है, अर्थात ए का लोप हुआ है, ए में या ओ में मिल गया है। इस सूचना को बताने के लिए, इस बात को बताने के लिए, इस बात को दर्शाने के लिए उस ए के स्थान पर अवग्र चिन्ह लगता है। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब वो ए अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा। जो अवग्र जो चिन्ह है उसके स्थान पर पूरा ए लिखा जाएगा और कोई बदलाव उसमें नहीं होगा, क्योंकि ए में बिना किसी बदलाव के चुपचाप ए मिल गया, या ओ है ए के सामने तो ओ में ए चुपचाप मिल गया, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल ए के स्थान पर अवग्र चिन्ह आया है। तो जब पूर्व रूप संधि के जब उदाहरण हमारे सामने आएंगे तो उसमें एक ही निशानी मिलेगी, बीच में अवग्र चिन्ह मिलेगा। ऐसा कोई भी उदाहरण हो जिसके बीच में एस हो, अर्थात उसका नाम अवग्र चिन्ह है। तो ऐसा कोई भी उदाहरण हो जिसके बीच में अवग्र चिन्ह हो, अर्थात एस की तरह कोई अक्षर हो, तो वो पूर्व रूप संधि का ही उदाहरण है। उदाहरण देखते हैं एक बार। तो अरे जमा में अवय, अर्थात ए जो है ये पूर्व रूप जैसा हो गया। तो पूर्व रूप में क्या है, स्वर ए है, तो ये ए जैसा हो गया। तो क्या बना, हरे अव। लेकिन ये थोड़ा सा बोला जाता है, हरे अव लोको अयम, तो आधा थोड़ा सा बोला जाएगा उसमें ए। तो ये हमारे सारे उदाहरण हैं इसमें, ठीक कर। ए के साथ ए मिला तब भी ए आया, ओ के साथ ए मिला तब भी ओ रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये ए में मिलकर के लुप्त हो गया, यहाँ ए ओ में मिलकर लुप्त हो गया, बस ए के स्थान पर अवग्र चिन्ह आ गया, ठीक है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ ए पूरा आ जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा संधि विच्छेद करते समय। यहाँ पर भी लोको जमा में अयम, तो यहाँ एक ए पूरा लिख करके अलग अलग हो जाएगा इस प्रकार। तो ये बहुत सरल संधि है। आगे हम पर रूप संधि पढ़ते हैं, चलते हैं। हम पर रूप संधि पढ़ेंगे। पर रूप संधि अर्थात पर माने बाद वाला, अर्थात बाद में जो शब्द है, बाद में जो स्वर है उसके जैसा रूप धारण करना जिस संधि में, उसे पर रूप संधि कहते हैं। सूत्र है एंगी पर रूपम। परिभाषा देखते हैं एक बार।
अकारांत उपसर्ग अर्थात ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए हो के बाद धातु का ए या ओ, इसमें इस संधि में अकारांत उपसर्ग ऐसा कोई उपसर्ग होगा जिसके अंत में ए होगा, उसके बाद धातु का कोई भी ऐसी धातु जिसके प्रारंभ में, जिसके आरंभ में ए या ओ स्वर हो, तो दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है। अर्थात ए या ओ जैसा बाद में होगा, अर्थात जिस उपसर्ग के में ए है अंत में और उसके आगे कोई ऐसी धातु है जिसके शुरू में ए या ओ है, तो वो जो ए है उपसर्ग का, वो ए या ओ में जिसमें भी मिलेगा उन्हीं के जैसा वो रूप धारण कर लेगा। इसे पररूप संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, उपसर्ग का ए है मानो और धातु का ए, दोनों मिले तो ए हो जाएगा। जैसे उपसर्ग पर में नीचे रे पूरा है, रे का जो ए है वो और ए दोनों मिले तो उस जो ए है वो ए में मिलकर के ए जैसा हो गया। अब इसको हम देखते हैं, खोलते हैं। जैसे अब रे को अलग कर लेंगे, इसको खोल लेंगे। इसमें 3 अक्षर हैं ये और ये। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ए, तो रे आधा हो गया। अब पे आधा है, पे के नीचे रे आएगा, लेकिन तभी आएगा पे के नीचे रे जब रे पूरा होगा। तो इस रे के साथ ए मिला, रे पूरा हो गया, नीचे आ जाएगा। अब जोड़ेंगे इनको, पे आधा है, रे और ए मिला करके पूरा हो जाएगा रे, ठीक है। अब रे पूरा तभी होगा जब इस पे रे के ऊपर ए की मात्रा लगेगी। ये बचा हुआ है, ये कर देंगे यहाँ पे, ये बन गया। इसी प्रकार उप जमा में औस्ती, पे का ए और ओ मिले तो ये ए इसमें लुप्त हो गया, अर्थात इसी के जैसा बन गया। अब पे आधा हो गया, ये। अब इसका ये और ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। भाई पे का ए, उपसर्ग का जो ए है, ए किस अक्षर का है, पे का ए, वो ओ में मिल करके ओ का ही हो गया। इसको छोड़ के इसमें मिला गया तो पे आधा हो गया, ठीक है। अब ये जो ओ की मात्रा है जब ये पे के साथ लगेगी तो पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो बचा हुआ था वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो जो पूर्व रूप संधि है और ये पररूप संधि है, इनमें हमें ये ध्यान रखना है भाई, जिस संधि के बीच में अवग्र चिन्ह होगा वो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, और जिस संधि में शुरू में कोई उपसर्ग है और बाद में कोई धातु है और उसमें ए या ओ है, तो ये उसके चिन्ह हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो उदाहरण है ये पररूप संधि का है। किसी भी संधि का कोई भी उदाहरण में समझना है तो उसके बीच में जहाँ पर मिलन होता है और मिलन होने के बाद जो बदलाव आता है, उस बदलाव को देख करके हमें पहचान करते हैं कि ये जो बदलाव हुआ है ये किस संधि में होता है। जिस संधि में वो बदलाव होता है उसी संधि का वो उदाहरण होता है। तो हम 1-2 दिन में या 3 दिन में या हफ्ते में एक बार संधियों को देखते रहेंगे, तो अभ्यास से कोई भी चीज़ है वो हमें ताज़ा रहती है दिमाग में। बिना अभ्यास के हमने कोई चीज़ पढ़ के छोड़ दी
तो वो समय पर याद नहीं आती। इसलिए शास्त्रों में कहा कि अनभ्यासे विषम विद्या, वो समय पर याद नहीं आती है और हमने उसको याद किया था तो वो विष के समान कष्ट देने वाली होती है। तो अभ्यास करते रहें, सामान्य सी बातें हैं। सभी संधियों में हमने पूरी संधि को समझा करके सभी संधियों की हमने एक फार्मूला बताया सभी में, बस वो याद रखें आप, तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी किसी भी संधि को याद करने में। जल्दी मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ। ओम।